नमस्कार दोस्तों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक, वो है प्रीपोजिशन। आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है और सेंटेंस में ये कैसे काम करता है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट इसके बिना जो है हर चीज़ अधूरी सी लगती है। ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशंस का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे। बट सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेफिनीशन के साथ। परिभाषा क्या बोलती है? These are the words that show the relation between a noun or pronoun and some other words in a sentence। मतलब नाउन प्रोनाउन का और किसी और वर्ड्स के साथ में एक सेंटेंस में क्या रिलेशन है, कैसे है, वो ये वर्ड्स शो करते हैं। ठीक है, डेफिनीशन के साथ साथ हम अब एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में देखिए कैसे क्या बोलते हैं। देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा कि अ क्लॉक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन है, क्लॉक का टेबल के साथ क्या रिलेशन है? ऑन। कहाँ पर है? ऊपर है। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त। इन अगस्त, अगस्त के पहले ही वॉज बॉर्न। सब्जेक्ट है किसमें? अगस्त में। तो रिलेशन कैसे हमने शो किया है? इन वर्ड के साथ में। यहाँ इन क्यों आया, यहाँ ऑन क्यों आया? देखिएगा, ये प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दीजिए। द माउस जम्प्ड इनटू द बॉक्स। यहाँ पर हमने पोजीशन क्या बताई है? इनटू। एक्चुअली वर्ड ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली क्या है? प्री पोजिशन। जो पोजिशन है वो पहले से है। प्री पोजिशन, पोजिशन ही बताना है हमें नाउन प्रोनाउन की अदर वर्ड्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ में प्लस काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के साथ में हम बताते चलेंगे, एक एक क्लियर करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स और कैसे यूज़ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो कौन कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिहाइंड, बिटवीन, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हम एक एक करके देखेंगे इनका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं एट। एट क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूँ। ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप। इस एग्जांपल में देखिएगा एट कहाँ पर यूज़ हुआ है? एट द बस स्टॉप। वी कैन बी एट होम, एट वर्क, एट द ऑफिस, एट स्कूल। ये सब एट यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एट कहाँ यूज़ हो रहा है? सर्टेन पॉइंट ऑफ प्लेस। सर्टेन पॉइंट ऑफ प्लेस है या फिर एक डायरेक्शन या लोकेशन है। ठीक है, वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। एट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पॉइंट पोजिशन ऑफ प्लेस पे। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन मान लो आप। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन, पॉइंट ऑफ लोकेशन मतलब एक लोकेशन हो गई ऑफिस की, एक लोकेशन हो गई घर की, एक लोकेशन हो गई काम की, एक लोकेशन हो गई स्कूल की। तो इनसे पहले हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए, बस स्टॉप एक लोकेशन हो गई, तो इसके पहले हम एट प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इन और इनटू। बहुत जगह कन्फ्यूजन आती है कि इन कहाँ लगाएं और इनटू कहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो इन का मतलब एग्जांपल देखिए, द माउस इज हाइडिंग इन द बॉक्स। इन क्या है? इन यहाँ पर देखिए, इन मतलब एक पोजीशन बता रहा है। इन द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड हो गया। ठीक है, बॉक्स के अंदर एक पोजीशन बता दी, तो यहाँ पर हम इन लगा रहे हैं। और इनटू कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर जो है मूवमेंट हो रहा हो या फिर कहीं पर दरवाज़ा या एंट्रेंस हो। ठीक है, द क्लाइम्ड, ही क्लाइम्ड इनटू लॉरी। ठीक है, ही क्लाइम्ड इनटू लॉरी मतलब लॉरी क्या है? मूवमेंट कर रही है, तो इनटू हो गया। थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। थीव्स ने घर में जो दरवाजे से एंटर किए ना, तोड़ चोरी करने के इरादे से, तो जो यहाँ पर दरवाज़ा आ गया, एंट्रेंस आ गया, यहाँ पर लॉरी आ गई। यहाँ पर क्या है? मूवमेंट है और यहाँ पर एंट्रेंस है। और एग्जांपल एक और है, माय हाउस वाज ब्रोकन इनटू। एंट्रेंस है, तो यहाँ पर जहाँ पर जो है एंट्रेंस है वहाँ पर इनटू लगाएंगे, और जहाँ पर जो है एक पोजीशन है, बॉक्स में एंट्रेंस नहीं है, ठीक है ना, वहाँ छेद भी हो सकता है, तो बॉक्स के अंदर चला गया। अंदर यहाँ पर भी गया, लेकिन यहाँ पर क्या खास बात क्या है? मूवमेंट हो रहा है लॉरी का, तो इनटू। या फिर दरवाज़ा जो है ना तोड़ के अंदर घुसते हैं ना चोर, ऐसे बोलते हैं ना कि दरवाज़ा तोड़ के चोर अंदर घुस गया, तो वहाँ पर इनटू लगाएंगे। ये प्रीपोजिशन खास कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इन कहाँ लगेगा और इनटू कहाँ पर लगेगा।
अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, ऑन और ऑन टू। कहाँ पर ऑन लगाएंगे और कहाँ पर ऑन टू लगाएंगे, ये कन्फ्यूज़न रहता है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये ऑन होता है वो पोजीशन और मूवमेंट दोनों के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा। स्नो फेल ऑन द हिल्स, ठीक है, मतलब मूवमेंट भी हो रहा है और पोजीशन भी है टेबल पे, इसके लिए ऑन लगाएंगे। लेकिन ऑन टू कहाँ पर लगाएंगे? ऑन टू वहाँ पर लगता है जहाँ पर चेंज ऑफ लेवल होता है, कि आप नीचे से ऊपर को जा रहे हैं या ऊपर से नीचे को। वी लिफ्टेड हिम ऑन टू द टेबल, नीचे से ऊपर को भेजा है ना, तो वहाँ पर ऑन टू टेबल पर ही है, लेकिन नीचे से ऊपर चेंज ऑफ लेवल हो रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर गया ना, एक पोजीशन से अपर पोजीशन गया है, तो वहाँ पर हम ऑन टू लगाएंगे। चेंज ऑफ लेवल ऑन टू, और नॉर्मली जो है पोजीशन का मूवमेंट हो रहा है या पोजीशन हो रही है, तो वहाँ पर सिर्फ ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आगे देखते हैं, एबव कहाँ लगाएंगे और ओवर कहाँ लगाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या, दोनों का ही मीनिंग होता है सीनियर या सुपीरियर या एबव, ऊपर। बट यहाँ पर हम एबव कैसे यूज़ करेंगे और ओवर कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। ही लिव्स ओवर द माउंटेन, मतलब एक एरिया कवर कर रहा है। ऐसा तो नहीं माउंटेन में एक ही जगह पे रहता है, एक जगह से दूसरी जगह रहता है ना एबव, तो वो क्या कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, तो एबव ओवर। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन को कवर कर रहा है ना, तो वहाँ पर क्या हो गया, ओवर, एक एरिया कवर कर रहा है, तो वहाँ पर हमने ओवर लगाया। ही इज़ ओवर मी इमीडिएट सुपीरियर, यहाँ पर क्या हो गया इसका मीनिंग, इमीडिएट सुपीरियर। इसका ये भी एक यूज़ होता है और एक इस तरह से भी यूज़ होता है। अब जब एबव की बात कर रहा था मैं, ओवर का तो बता दिया, एबव कहाँ होता है, सेम यहाँ पर देखिए, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, इसका अलग मीनिंग है, और देयर इज़ अ ब्रिज एबव द रिवर, इसका अलग मीनिंग है। ओवर द रिवर मतलब एक एंड से दूसरे एंड हो गया, और एबव द रिवर का मतलब हो गया जो उसकी धारा बह रही है, स्ट्रीम बह रही है, उसके जस्ट ऊपर, ठीक है। दोनों मीनिंग अलग हैं। अगर लिखा है देयर इज़ अ ब्रिज एबव रिवर, मतलब रिवर से थोड़ा सा ऊपर है, उसकी धारा से ऊपर। बट ओवर द रिवर एक एरिया कवर कर रहा है, एक एंड से दूसरा एंड, तो वहाँ पर हमने क्या लगाया, ओवर द रिवर, ओवर लगाया है। एबव का यूज़ जो है ना, पहले के सेंस में भी होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, एबव सेंटेंस, एबव एड्रेस, मतलब ऊपर जो मेंशन पहले हो चुका है ना, उसको मेंशन करने के लिए हम एबव का यूज़ करते हैं, ठीक है। एबव सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ एबव वर्ड्स, एबव एड्रेस। ये वर्ड्स जो अक्सर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो जो प्रीवियसली मेंशन होते हैं या जो जस्ट ऊपर दिए होते हैं, तो उनको मेंशन करने के लिए भी हम जो है एबव प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आइए अगले प्रीपोजिशन देखते हैं, अंडर और बेलो। कन्फ्यूज़न रहती है कि अंडर कहाँ पर लगाएं और बेलो कहाँ लगाएं, दोनों का ही मीनिंग नीचे होता है। ध्यान से देखिएगा, शी पुट द लेटर अंडर हर पिलो, अंडर हर पिलो, द आइस क्रैक्ड अंडर हिज फीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि पिलो जो है और जो लेटर उसने रखा उसके बीच में कांटेक्ट है, अंडर हिज फीट, उसके फीट और आइस जो क्रैक हुई है उसके बीच में कांटेक्ट है, मतलब टच में है। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ एकदम टच में आती है वहाँ पर अंडर लगाते हैं, ठीक है। और बेलो, बेलो मतलब क्या होता है, नीचे, एग्जैक्ट नीचे हो सकता है, बट टच में नहीं होना ज़रूरी नहीं है। ही लिव, दे लिव बेलो अस, मतलब हमारे नीचे फ्लोर पे रहते हैं। मैं 10वें फ्लोर पे रहता हूँ, अगला कोई 9th फ्लोर पे रह रहा होगा, 8वीं फ्लोर पे रह रहा होगा, मतलब हमारे नीचे रह रहे हैं। और इसका सेंस जो है ना, रैंक में भी होता है, मतलब दे आर बेलो अस, मतलब वो हमसे जूनियर हैं या नीचे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर अंडर, और जहाँ पर कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जूनियर या सीनियर को शो कर रहे हैं। एबव एंड बेलो में एबव मतलब सीनियर और बेलो मतलब जूनियर, ठीक है। तो वहाँ पर रैंक या फिर डाउनग्रेड करके दिखाते हैं, ठीक है, कि हाँ नीचे मेरे रह रहे हैं। अब नीचे हैं तो कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस एक पोजीशन है या रैंक है, बट जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर हम अंडर लगाएंगे, ठीक है। बेलो और अंडर में डिफरेंस क्लियर हुआ। अगले प्रपोजिशन हम देखेंगे क्या होता है, बिसाइड्स, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, ठीक है। कहाँ पर क्या रहेगा, मैं यहाँ पर जो है एक सिस्टम बना के आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कि एक स्टेज है और उसके सामने जो है दो सीट्स पड़ी हुई हैं, दो लाइन है, इसमें से A B C
DEF, ये 6 लोग बैठे हुए हैं। कौन किसके कहाँ पर होगा, ये पोजीशन जो है मैं आपको बताऊंगा। स्टेज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर ए और बी जो है एक दूसरे के क्या हैं, बिसाइड्स हैं, मतलब एक साथ में है, पास में। ए इज बिसाइड्स बी, बी इज बिसाइड्स सी, डी बिसाइड्स ई, ई बिसाइड्स एफ, ठीक है। तो दोनों एक साथ हुए तो क्या हो गया, बिसाइड, साइड वाला, साइड टू साइड, ठीक है। हैंड टू हैंड जो साइड में होता है उसको बोलेंगे हम बिसाइड्स। बिसाइड्स हो गया। बिटवीन, बिटवीन का देखिएगा, दो लोगों के बीच में, याद रखिएगा, दो लोगों के बीच में, ए और सी, बी इज इन बिटवीन सी एंड ए, ई इज इन बिटवीन डी एंड एफ, ठीक है। बिटवीन समझ में आया आपको। अब आइए बिहाइंड। बिहाइंड क्या मतलब, क्यों पीछे। डी इज बिहाइंड ए, स्टेज इधर है, सभी इधर फेस किए हुए हैं। डी इज बिहाइंड ए, ई इज बिहाइंड बी, एफ इज बिहाइंड सी, ठीक है। बिहाइंड मतलब पीछे। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कहाँ लगाएंगे, ए इज इन फ्रंट ऑफ डी, ठीक है, समझिए आप। इन फ्रंट ऑफ समझ के ना आप कि बी इज इन फ्रंट ऑफ ई। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर जो है कोई बैठा है, मान लीजिए एम बैठा है और यहाँ पर एन बैठा है। यहाँ पर आपका खाना है, ये इधर फेस कर रहा है और ये इधर फेस कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप ये नहीं बोलेंगे एन इज़ इन फ्रंट ऑफ एम या एम इज़ इन फ्रंट ऑफ एन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोलेंगे कि एन इज़ फेसिंग एम और या एम इज़ फेसिंग एन, ये लिख सकते हैं। नहीं तो एम इज सिटिंग अपोजिट टू एन, एन इज सिटिंग अपोजिट टू एम। यहाँ पर अपोजिट या फेसिंग यूज़ करेंगे, यहाँ पर इन फ्रंट मत यूज़ करिएगा। इन फ्रंट तभी होता है जबकि कोई चीज़ में दोनों तरफ एक ही तरफ फेस किए हुए हैं, 2 3 4 जितने भी लोग हैं वो एक ही डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा, पीछे वाले के जो आगे है वो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर जो है कोई चीज़ सेंटर में है और उसको फेस करते हुए 2 लोग बैठे हैं तो इन फ्रंट ऑफ नहीं, बल्कि क्या होगा, फेसिंग या अपोजिट, ये ध्यान रखिएगा। इन फ्रंट ऑफ के कुछ और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि शी सैट विद अ बुक इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब उसके सामने एक किताब है, यहाँ पर सिर्फ किताब है और वो है तो उसके सामने एक किताब है, ठीक है। वेयर इज़ द बैंक, अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे बोल सकते, देयर इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जब आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज़ द बैंक, मान लो कोई एड्रेस पूछ रहा है, वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, तो आप बता सकते जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके सामने है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पर मैंने बोला ना, आप अपोजिट कहाँ होगा, फेसिंग या अपोजिट बोलेंगे जब सेंटर में कोई चीज़ रखी हुई है या खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ रखी हुई है, तो वहाँ पर अपोजिट या फेसिंग होगा, वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। जब 2 लोग होंगे और जब एक चीज़ होगी और एक पर्सन होगा तब इन फ्रंट ऑफ यूज़ बता सकते हैं आप, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन हम लेके चलते हैं बिटवीन और एमंग। देखिए, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब किसी एक का बर्थडे आया और बर्थ उसने जो है सभी को कैंडीज़ ला के दी, तो हम क्या बोलेंगे कि ही और शी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज़ बिटवीन द स्टूडेंट्स और एमंग द स्टूडेंट्स। यस, एमंग द स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जब किसी चीज़ का बंटवारा या डिवीजन की 2 लोगों के बीच होता है तो वहाँ पर हम बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर हमेशा हम एमंग का यूज़ करते हैं। एमंग देखिएगा, एग्जाम्पल है, ही वॉज हैप्पी टू बी एमंग हिज फ्रेंड्स। बिटवीन हिज फ्रेंड्स नहीं, एमंग हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। अ विलेज एमंग द हिल्स, ठीक है, मतलब बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारा हिली एरिया है, वहाँ पर एमंग लगाएंगे, बिटवीन नहीं। बिटवीन सिर्फ 2 सेंस में होता है, 2 के बीच में होता तो ठीक है, बट जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का रेफरेंस आ रहा हो वहाँ पर हम एमंग ही लगाएंगे। कुछ जगह पर एमंग की जगह पर हम जो है विद भी लगा सकते हैं, जैसे कि ही वॉज हैप्पी टू बी विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम जो है एमंग की जगह पर विद भी लगा सकते हैं, ओके। ये याद रखिएगा कि विद जो है एमंग का स्पेस ले सकता है, प्लेस ले सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि द गर्ल विद रेड हेयर, विद, ठीक है। जब किसी के साथ में होने का सेंस में आए तो वहाँ पर भी विद का लगाते हैं, ये भी एक प्रीपोजिशन है।
और एमंग का बताया मैंने, तो एमंग मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। जी हाँ। अगला देखते हैं बट और एक्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नो बडी बट टॉम न्यू द वे। नो बडी मतलब किसी को नहीं पता लेकिन टॉम को पता है। किसी को भी नहीं पता लेकिन टॉम को पता है, ये इसका अर्थ निकला। लेकिन नो बडी न्यू द वे एक्सेप्ट टॉम, किसी को भी नहीं पता सिर्फ टॉम को पता है। यहाँ पर सिर्फ टॉम को, एश्योर हो गए कि सिर्फ टॉम को पता। नो बडी न्यू द वे एक्सेप्ट टॉम, टॉम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पर नो बडी बट टॉम न्यू, इसका अर्थ है किसी को नहीं पता लेकिन टॉम को पता है। बाकियों का अश्योर नहीं है कि टॉम को अलावा किसी को पता है या नहीं पता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है, टिपिकल है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका भी जो है अच्छे से आ जाएगा आपको। नो बडी बट टॉम न्यू द वे, किसी को नहीं पता लेकिन टॉम को पता है भैया। नो बडी न्यू द वे, किसी को भी नहीं पता है, मतलब थोड़ा सा जोर दे करके, लेकिन टॉम को तो पता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, इंपॉर्टेंस दे दी गई, एक्सेप्ट टॉम, थोड़ा सा हायर दिखा दिया है, हायर वर्जन में दिखाया गया है, इंपॉर्टेंस दिखाई गई है टॉम को, ठीक है, कि भाई सिर्फ टॉम को पता है और कोई यहाँ पर जो सर्वे सर्वा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा ग्रुप है, किसी को नहीं यार नहीं पता, टॉम को पता है, शायद टॉम को पता है। ये जो है टॉम के बारे में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितना कि एक्सेप्ट में दी गई है, अश्योरिटी दी गई है, थोड़ा हायर रैंक दिखाई गई है, ठीक है। तो बट और एक्सेप्ट में ये डिफरेंस है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है और बहुत सारे प्रीपोजिशंस मैंने कवर किए हैं। हो सकता है बहुत सारे छूट भी गए होंगे, बट आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। सबसे पहली चीज़, आप आदत डालिए पढ़ने की, किसी भी चीज़ को पढ़िए, न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, उनको पढ़िए और उनको पढ़ते समय ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए कि कौन सा सेंटेंस में क्या चीज़ यूज़ हो रही, सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, जीरंड कहाँ है, जीरंड मतलब आईएनजी फॉर्म वाले, ठीक है, ये कहाँ है, प्रीपोजिशंस कहाँ है, उनको सेंटेंस को वो कैसे जोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हमें पढ़ना ज़रूरी है, हर चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, हमें आदत में लाना है कि हमें पढ़ना है। तो साथियों, मैं कंजंक्शन प्रीपोजिशन इसी के साथ फिनिश करता हूँ, ये क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगली क्लास में मैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन एक साथ कवर करके अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। फिर एटलीस्ट हमारा बेसिक जो है ना वो शुरू हो जाएगा और हम स्पीड में जाने लगेंगे। ये जो मैंने छोटी छोटी कई क्लासेस लिए, इनको मैं एक बार एक कंबाइंड में भी लेके आऊँगा कि जो भी स्टूडेंट एक साथ पढ़ना चाहते हैं, जिसके पास समय है, वो एक पूरा एक बार में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है, प्रीपोजिशन कंप्लीट किया, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के लिए आगे तैयारी अगली क्लास में दोनों हम लोग कवर करेंगे। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में ज़ोर से लगे रहिए और आपका समय अच्छा हो। धन्यवाद।